घर बनाना एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट इसलिए बड़ा नहीं होता है क्योंकि आप स्ट्रक्चर पे पैसे खर्च कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसमें आप इमोशनली भी जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और आप अपनी लाइफ टाइम की सेविंग जो है उसमें डालते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसा आप सोच रहे हैं वो सोच जो है आपकी ट्रांसलेट हो उस घर में। अब इस सोच को ट्रांसलेट करने के लिए आपको चाहिए एक प्रोफेशनल डिजाइनर जो सोच है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। अब ये जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि आप इंटीरियर डिजाइनर अपना कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर का काम क्या होता है और साथ ही बताएंगे कि इंटीरियर डिजाइनर एक प्रोजेक्ट करने का कितना पैसा लेता है। इस वीडियो से आप ये भी सीख पाएंगे कि आपको इंटीरियर डिजाइनर से क्या क्या मांगना है और किस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में एक इंटीरियर डिजाइनर आपकी हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन फ्रॉम आकार डिजाइन्स। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि किस स्टेज पे आपको इंटीरियर डिजाइनर को हायर करना चाहिए। तो बेसिकली ये गलती 90% लोग जो है घर बनवाते हुए करते हैं कि वो बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, प्लास्टर कर लेते हैं, पुट्टी कर लेते हैं, उसके बाद इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि इंटीरियर्स में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर में तोड़फोड़ करनी पड़ती है। कहीं स्विच पॉइंट्स बढ़ाने पड़ते हैं, कहीं कोई एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीरियर्स करवाने का सोच रहे हैं और इंटीरियर डिजाइनर हायर करने का सोच रहे हो, जो जैसे ही आपके स्लैब की ढलाई हो उसके जस्ट बाद आपको जो है अपना इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लेना है। इससे फायदा ये होगा कि डिजाइन्स आपके पहले बन जाएंगे और स्ट्रक्चर में कोई अगर चेंजेस करने की जरूरत है, कहीं पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की जरूरत है तो वो आप पहले से डाल सकते हैं। बाद में चल के इससे बहुत कॉस्ट बचेगा, प्लस काम करना भी जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब सपोज आपने पुट्टी करवा लिया, अब उसके बाद जो है कहीं इलेक्ट्रिकल का पॉइंट अगर बढ़ता है तो उस पूरे पुट्टी को तोड़ना पड़ता है, देन उस पे प्लास्टरिंग करनी पड़ती है, व्हाइट वॉश देन पुट्टी। तो इससे कॉस्टिंग भी बढ़ती है और जबरदस्ती का जो है वो एक मेस जनरेट होता है। जैसे ही आपने इंटीरियर डिजाइनर अपना हायर कर लिया तो इंटीरियर डिजाइनर क्या है कि प्लास्टर से पहले इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स मेंशन करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो इंटीरियर डिजाइनर जो है एक बेसिक लेआउट बना के कहां पे कितने कनेक्शंस चाहिए वो पहले से डिसाइड कर देगा, ताकि आप इलेक्ट्रिकल की पाइपिंग्स डाल के उसको प्लास्टर करके उसके बाद व्हाइट वॉश करवा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा फिनिशिंग करने के बाद इंटीरियर डिजाइनर मत ढूंढिए। स्लैब कास्टिंग के जस्ट बाद जो है आपको इंटीरियर डिजाइनर को हायर करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट में कि इंटीरियर डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है। अब बेसिकली जो इंटीरियर डिजाइनर आप हायर करेंगे उसको आपको देनी पड़ेंगी अपनी ड्राइंग्स, घर की 2D ड्राइंग्स। अब वो 2D ड्राइंग्स पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकती है और कैट फॉर्मेट में भी हो सकती है। अगर इनकेस आपके पास अपने घर की ड्राइंग्स नहीं है तो अपने घर का पूरा मेजरमेंट लेकर उसको पेपर पे एक्यूरेट ड्रॉ करके आपको जो है वो इंटीरियर डिजाइनर को देना पड़ेगा। इन केस आपको लगता है कि आप मेजरमेंट्स खुद से नहीं ले सकते हैं तो आप अपने इंटीरियर डिजाइनर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो खुद से आके सारे डायमेंशंस ले ले घर के। इससे क्या है कि आगे का प्रोसेस आपका इनिशिएट हो जाएगा। एक बार जब सारे डायमेंशन, सारी ड्राइंग्स आप इंटीरियर डिजाइनर को हैंड ओवर कर देते हैं तो टाइम आता है एक मीटिंग का। अब इस मीटिंग में इंटीरियर डिजाइनर से ज्यादा प्रिपेयर्ड आपको रहना है, क्योंकि इसमें आपको हर छोटी डिटेल्स, अपने घर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आपका लाइफस्टाइल है, ये परिवार में डिस्कस करके आपको हर माइन्यूट डिटेल जो है अपने इंटीरियर डिजाइनर से डिस्कस करनी है। अब वो डिटेल किस तरीके की हो सकती है। अब जैसे कुछ लोगों को बेडरूम में पढ़ने का शौक है तो आपको ये बताना पड़ेगा अपने इंटीरियर डिजाइनर को कि मुझे बेडरूम में जो है एक स्टडी टेबल की आवश्यकता है। अगर आपको शाम को बालकनी में बैठ के चाय पीने का शौक है तो आपको ये अपने इंटीरियर डिजाइनर को बताना पड़ेगा, ताकि उस तरीके का स्पेस जो है इंटीरियर डिजाइनर आपकी बालकनी में दे सके। कुछ लोगों को मेडिटेशन का, एक्सरसाइज का शौक होता है, कुछ लोगों को डांसिंग का शौक हो सकता है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है आपको अपने इंटीरियर डिजाइनर से डिस्कस करनी है। मान लीजिए कि आपने ये सब चीजें डिस्कस नहीं की तो उस केस में जो आपका इंटीरियर डिजाइनर है जो टिपिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से बेडरूम की, ड्राइंग रूम की, टॉयलेट्स की, वो उसके हिसाब से डिजाइन करेगा। वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें आपका लाइफस्टाइल या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कोई चीज मिस हो जाए। जैसे एज्यूम करिए कि अगर मैं आपके रूम का इंटीरियर डिजाइन कर रहा हूं, मुझे आपने एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई है, तो उस केस में मैं बेडरूम में बेड लगाऊंगा, साइड टेबल्स लगाऊंगा, ड्रेसिंग एरिया बनाऊंगा, वार्डरोब बनाऊंगा, ये सारी चीजों का प्रोविजन दूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे बता रखा है कि मुझे एक स्टडी का एरिया भी चाहिए तो उस केस में मैं कोशिश करूंगा कि एक स्टडी का डेडिकेटेड एरिया जो है उसमें एलोकेट करें। तो छोटी छोटी डिटेल्स पे डिस्कस करिए।
करिए, अगर जरूरत पड़े तो 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 4 मीटिंग करिए और अपनी सारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो है अपने इंटीरियर डिजाइनर को जरूर बताएं। रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको एक स्पेसिफिक स्टाइल का जो है इंटीरियर डिजाइन करवाना है, कंटेम्प्रेरी स्टाइल हुआ, ट्रेडिशनल स्टाइल हुआ, मिनिमलिस्ट स्टाइल हुआ, अगर आपको एज सच कोई स्टाइल पसंद है, कोई इमेज है आपने गूगल या पिनिंटरेस्ट पे देखा हुआ है कि नहीं मुझे इस स्टाइल का पूरे घर में इंटीरियर डिजाइन चाहिए, तो आप वो भी शेयर करिए। इससे क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा और आपका स्टाइल समझने में इंटीरियर डिजाइनर का भी जो है बहुत टाइम बचेगा। अब एक बार जो रिक्वायरमेंट्स डिसाइड हो जाएंगी उसके बाद सबसे पहले जो है आपका इंटीरियर डिजाइनर जो है वो आपको एक लेआउट प्लान देगा। उस लेआउट प्लान में जो है वो बेसिक फर्नीचर पोजीशनिंग होगी कि कहां पे बेड आ रहा है, कहां पर वार्डरोब आ रहा है, कहां पे सोफा आ रहा है। जब ये लेआउट प्लान आप फाइनलाइज कर देते हैं कि इसमें मुझे कुछ ऐड करवाना है या सबट्रैक्ट करवाना है, तो उसके बाद जो है उस पे डिटेल ड्राइंग्स का काम शुरू होता है। अब ऑफिस टू ऑफिस, इंटीरियर डिजाइनर टू इंटीरियर डिजाइनर स्टाइल वेरी करता है। जैसे हमारे ऑफिस में पहले हम लोग 2D ड्राइंग्स देते हैं और उसके बाद 3D ड्राइंग्स देते हैं। कुछ ऑफिसेज में पहले 3D ड्राइंग्स इशू होती है और उसके बाद 2D ड्राइंग्स इशू होती है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट स्टाइल पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टाइल से जो है वो इंटीरियर डिजाइनर काम करता है। एक बार आपके ड्राइंग के लेआउट्स जो है जब फाइनलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद आएगी फॉल सीलिंग की बात। फॉल सीलिंग अगर आप इंटीरियर्स करवा रहे हैं तो बहुत जरूरी चीज है। उसका रीजन ये है कि फॉल सीलिंग ना सिर्फ आपके एस्थेटिक्स को बढ़ाती है, लाइटिंग को इंप्रूव करती है, साथ ही आपके सर्विस के जितने भी पाइप्स होते हैं, जितने भी वायर्स होते हैं, उसको भी छुपाती है। तो उसके बाद फॉल सीलिंग के डिजाइन पे डिस्कशन होगा। जब फॉल सीलिंग का डिजाइन फ्रीज हो जाएगा तो उसके बाद इंटीरियर डिजाइनर इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग इशू करेगा। इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग इशू करने से फायदा ये होगा कि स्ट्रक्चर के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का होता है, तो आप वो वाला काम जो है अपना इनिशिएट कर सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम आपका चल रहा होगा तब तक जो है जो भी 3D डिजाइन्स में आपने मटेरियल्स देखे हैं उस मटेरियल के स्पेसिफिकेशन और कॉस्टिंग पे डिस्कशन होगा कि कहां पे क्या मटेरियल लगाना है। जब ये सारे मटेरियल्स जो है वो डिस्कस हो जाएंगे तो फाइनली जो आपको ड्राइंग मिलेगी वो मिलेगी वर्किंग ड्राइंग। अब देखिए, लोगों को लगता है कि जो डिजाइन्स बनते हैं वो बनते हैं 3D से। 3D में कोई डायमेंशंस नहीं दी जाती है, कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिए जाते हैं, उसके लिए होती है वर्किंग ड्राइंग। तो जो फाइनल ड्राइंग आर्किटेक्ट इशू करेगा साइट पे काम करने के लिए उसको बोलते हैं वर्किंग ड्राइंग। तो वर्किंग ड्राइंग जब एक बार आपको इशू हो जाता है आपकी साइट के लिए तो उसके बाद आप काम जो है इनिशिएट कर सकते हैं। एक बार जब साइट पे काम इनिशिएट हो गया तो इंटीरियर डिजाइनर का काम है कि आपके साथ आपके लोकल मार्केट में घूमे और वहां पे लोकली कौन कौन से मटेरियल जो आपकी बिल्डिंग में यूज हो रहे हैं, हो सकता है कि उसके पास जो कैटलॉग हो जहां से उसने मटेरियल स्पेसिफाई किया हो वो आपके शहर में अवेलेबल ही नहीं हो, तो जो उसने डिजाइन्स बनाई है उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स जो होंगे वो ढूंढने में और सिलेक्ट करने में इंटीरियर डिजाइनर जो है वो आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो है कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग का जो है वो काम होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट की तरफ कि इंटीरियर डिजाइनिंग में किन किन तरीके से काम किया जा सकता है। तो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग में 3 तरीके से काम होता है। पहला काम होता है टर्नकी प्रोजेक्ट। अब टर्नकी में क्या होता है कि आप अपना बजट एक इंटीरियर डिजाइनर को देते हैं, इंटीरियर डिजाइनर उस बजट में आपकी डिजाइनिंग करता है और साथ साथ उसको एग्जीक्यूट भी करके देता है। अब एग्जीक्यूट करने का मतलब ये हुआ कि जो बजट डिफाइन हुआ, सपोज 20 लाख का बजट है, तो उस 20 लाख के अंदर में जो भी डिजाइन उसने बनाई है और जो भी मटेरियल उसने अपने BOQ में मेंशन किया है वो सारी चीजें जो है ऑन साइट पर आपको लगा के देगा। अब इस सर्विसेज में एक दूसरे टाइप की सर्विसेज होती है, वो होती है इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेंसी। अब इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेंसी में क्या होता है कि इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है कि आपको ड्राइंग, मटेरियल स्पेसिफिकेशन और 3Ds इशू करे, साथ ही मटेरियल सिलेक्शन में आपकी हेल्प करे, प्राइस नेगोशिएशन में आपकी हेल्प करे। और ड्राइंग्स और ये सब चीज होने के बाद आपका काम है कि आप एजेंसीज ढूंढिए, कारपेंटर ढूंढिए, प्लम्बर ढूंढिए, इलेक्ट्रीशियन ढूंढिए और वो डिजाइन के हिसाब से जो है आपके साइट पर एग्जीक्यूशन करवाता है। अब इसी कैटेगरी में जो तीसरी सर्विसेज जो होती है वो होती है डिजाइन ओनली सर्विसेज। अब डिजाइन ओनली सर्विसेज में क्या होता है कि जो इंटीरियर डिजाइनर होगा वो आपको जितनी भी रिलेवेंट ड्राइंग्स होती हैं जैसे कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग, 3D ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, फॉल सीलिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ये सारी ड्राइंग्स इशू करेगा और उसका काम जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद मटेरियल आपको परचेस करना है, मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी जो है आपको खुद से देखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कंफ्यूजन
सबसे ज्यादा होता है इंटीरियर डिजाइनर्स के बारे में, वो है प्राइसिंग। इंटीरियर डिजाइनर किस तरीके से चार्ज करते हैं। तो देखिए, इंटीरियर डिजाइनर्स के चार्ज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस शहर में बैठा हुआ है, वहां पे काम करने का प्रैक्टिस क्या है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट में, वो है कंसल्टेंसी फी फॉर इंटीरियर डिजाइन। डिजाइनर कितना पैसा चार्ज करते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि वो किस रीजन में प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे जो है वो प्रैक्टिस का कॉमन तरीका क्या है। तो कुछ तरीके मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। फी जो चार्ज होती है, या तो स्क्वायर फीट पे चार्ज करेगा इंटीरियर डिजाइनर, या परसेंटेज पे चार्ज करेगा, या लमसम अमाउंट चार्ज करेगा एक प्रोजेक्ट का। पर स्क्वायर फीट की बात करें तो 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में रेट्स जो है वो वैरी करती है। मतलब जितना भी आपका रूफ एरिया होगा, जितनी दूर में वो इंटीरियर डिजाइन कर रहा होगा, इनटू 60 या 150, इसके बीच में ही रेंज करता है। अगर टायर 3 सिटी में कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो हो सकता है उसका 60 रुपए हो। कोई मेट्रो में अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो हो सकता है उसके चार्जेस 150 रुपीज हो। तो ये स्क्वायर फीट पे ऐसे रेट वैरी करता है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 5% टू 15% ऑफ द टोटल इंटीरियर कॉस्ट के हिसाब से जो है वो प्राइसिंग होती है। जैसे सपोज आप 10 लाख रुपए आपके इंटीरियर्स में खर्च हो रहा है, तो जो इंटीरियर डिजाइनर होगा अगर वो 5% पे काम कर रहा है तो वो 50,000 रुपए जो है आपको चार्ज करेगा इंटीरियर डिजाइन का। अगर वो 10% चार्ज कर रहा है तो वो 1 लाख रुपए चार्ज करेगा। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर ऐसा होगा तो इंटीरियर डिजाइनर की तो कोशिश होगी कि प्राइसिंग को बढ़ाते जाए, कॉस्टिंग को बढ़ाते जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंटीरियर डिजाइन करने से पहले ही प्राइस डिफाइन किया जाता है कि अपर कैप मेरा 5 लाख रुपए है, लोअर कैप मेरा 3 लाख रुपए है। इसी के बीच में जो है वो रेट वैरी करना चाहिए। अब तीसरा तरीका जो होता है प्राइसिंग का, वो होता है लमसम अमाउंट। अब कुछ इंटीरियर डिजाइनर्स क्या करते हैं कि ना स्क्वायर फीट जोड़ेंगे ना परसेंटेज जोड़ेंगे, वो एक लमसम अमाउंट आपको बता देंगे कि इतना बड़ा एरिया है तो मैं आपसे 50,000 रुपए चार्ज करूंगा या फिर 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा। अब इस लमसम वाले में क्या होता है कि जनरली केवल डिजाइन ओनली की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो आपके रीजन में जिस तरीके से इंटीरियर डिजाइनर चार्ज करे, जो सर्विसेज आपको चाहिए उस हिसाब से जो है वो चार्जेस को समझिए और अपने इंटीरियर डिजाइनर से जाके नेगोशिएट करिए। ये 3 तरीके से जो है इंटीरियर डिजाइनर्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए चार्ज करते हैं। आई होप अब इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी आपकी, वो इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए और हमसे कांटेक्ट करिए। हम लोग जल्दी से जल्दी आपको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।